गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम क्लास +1 आर्ट ये पॉलिटिकल साइंस की क्लास शुरू कर रहे हैं, जिसमें आपके फ़र्स्ट बुक के 9 लेसन पहले कंप्लीट हो चुके हैं और वो जो फ़र्स्ट बुक का लास्ट लेसन जो 10वां लेसन है वो आज किया जा रहा है, जिसका नाम है विकास की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। कि विकास के क्या क्या तरीके हैं, किस तरीके से विकास किया जा सकता है। तो सबसे पहले ले लेते हैं कि विकास का अर्थ और विकास की परिभाषा। विकास का अर्थ का मतलब है कि भाई किस चीज़ को आप विकास मानते हो कि भाई ये विकास है। तो विकास की एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति की जाती है तथा विकास के मार्ग में आने वाली विभिन्न समस्याओं का समाधान भी किया जाता है। तो उस चीज़ को विकास कहा जाता है। कहने का मतलब कि अपने रहन सहन के या जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, जो आपकी पहले की जो वर्तमान स्थिति है, वर्तमान स्थिति से ऊपर उठकर आप जीवन यापन करते हो या अपना किसी भी तरीके का कोई भी बिजनेस करते हो, तो उसमें आपने चाहे कृषि कार्य हो चाहे आपका बिजनेस हो, उसमें आपने विकास किया है। वो होता है विकास की जो वर्तमान स्थिति से ऊपर उठकर कार्य करता है, उसको विकास कहा जाता है। अब आ जाता है कि परिभाषा। विकास के कई राइटर हैं अलग अलग, उन्होंने अपनी अपनी परिभाषा दी है, लेकिन जो मैकेंजी के अनुसार जो आसान परिभाषाएं हैं मैं वो बता रहा हूँ केवल आपको। जो विकास समाज में उच्च स्तरीय अनुकूलन के प्रति अनुकूल होने की क्षमता, भाई जो समाज है या वो समाज है, उच्च स्तरीय समाज है, उसके अनुकूल अपने आप को ढाल लेता है। अगर कोई बच्चा किसी मान लीजिए गांव के क्षेत्र में या किसी और उससे भी नीचे वाले क्षेत्र में रह रहा है, अगर वो किसी दूसरे स्मार्ट सिटी वगैरह में या कहीं पर जाता है कि जॉब करता है या किसी तरीके से कार्य करता है और वहाँ वो उसके अनुरूप अपने आप को ढाल लेता है, तो वही उसका विकास है। अनुकूल करने की जो क्षमता है, आप जैसे माहौल में जाते हो उसी तरीके से ढल जाते हो, तो वहाँ के लिए वो आपका विकास है कि आपके अंदर विकास हुआ है, आपने अपने अपने विकास किया है, डेवलपमेंट किया है, सुधार किया है। दूसरी जो है दूसरे राइटर की है कि भाई C.H. मिटलमैन के अनुसार उसका है कि विकास का अर्थ सामाजिक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों के तर्कसंगत की प्रयोग क्षमता को बढ़ाना है। कहने का मतलब कि जो प्रकृति के संसाधन हैं, जो मानवीय संसाधन हैं, उनका प्रयोग करना है, लेकिन तर्क संगत तरीके से। ये नहीं कि भाई उसका दोहन कर दिया, उसको बिल्कुल इतना अधिक यूज किया कि आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ ही ना बचे और उनके आमने सामने ये समस्या आ जाए। मान लीजिए पानी का दोहन आप इस प्रकार से कर रहे हो कि पानी ख़त्म हो जाएगी, तो आने वाले टाइम में जो आने वाली पीढ़ी है वो पानी के बिना फिर कैसे जीवन यापन कर पाएगी। तो इस तरीके से नहीं, पानी का यूज करो, आप रिसाइकल वगैरह का इस तरीके से करो उसको। जैसे पौधों वगैरह में या कहीं डाल रहे हो तो उन गड्ढे वगैरह बना दो। या मान लो और अगर किसी टाइम आपका बारिश वगैरह, मान ली बारिश के साल में 4 महीने आते हैं, बाकी टाइम बारिश नहीं होती है, तो जो 4 महीने बारिश के आते हैं उसमें इस तरीके से आप पानी का स्टोरेज बनाओ कि वो वापस ज़मीन में चला जाए और आपका लेवल। तो ये होता है कि जो प्राकृतिक संसाधन है उनका तर्कसंगत तरीके से प्रयोग। अब आ जाता है विकास का अर्थ हो गया। विकास की परिभाषा कहने का मतलब कि विकास व्यक्ति अपने आप को जिस क्षेत्र में जाता है उसी के अनुरूप ढालने की क्षमता होती है, उसी को विकास कहते हैं। अब विकास के उद्देश्य मतलब विकास के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, जिसमें एक पॉइंट तो वही है जो मैंने अभी बताया आपको, प्रकृति का दोहन। दोबारा से इसको वैसे बता देंगे। जीवन स्तर को ऊंचा उठाना या जीवन स्तर को ऊपर उठाना एक ही बात होती है। इसमें ये है कि भाई अपने जो विकास का प्रमुख जो लक्ष्य माना गया है वो यही है कि जीवन स्तर को, शुरुआत इसी से की थी मैंने, ऊपर उठाना होता है, जिसमें लोगों को न केवल मूलभूत सुविधाएं दी जाती हैं अपितु सुविधाएं देने का भी प्रयास किया जाता है, जिसे को प्राप्त करके व्यक्ति अपने जीवन को सुखी बना सके या अपन कह सकते हो कि अच्छे से जीवन यापन कर सके। वो जीवन स्तर को ऊंचा उठाना होता है। मैंने आपको बताया कि भी आप आज एक साइकिल से काम कर रहे हो, मान लीजिए कहीं जॉब कर रहे हो या फिर कहीं जा रहे हो, लेकिन आप इस तरीके से मेहनत करते हो, कार्य करते हो कि आने वाले टाइम में आप बाइक वगैरह ले लेते हो, फिर गाड़ी, धीरे धीरे आप विकास करते रहते हो, तो वो आपका विकास है, जीवन स्तर को ऊंचा उठाना है।
या मूलभूत सुविधाएं, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन वगैरह। आप मान लीजिए सरकारी स्कूल में पढ़े, आपके अपने बच्चों को इस तरीके से मेहनत कीजिए, विकास कीजिए अपना, कि अपने वाले बच्चों को किसी अच्छी शिक्षण संस्था में आप पढ़ा सकें। तो ये होता है जीवन स्तर को ऊँचा उठाना। जीवन स्तर में आपके काफ़ी केवल ये नहीं है कि रहन सहन और ये आ जाता है, उससे जीवन से रिलेटेड सारी घटनाएं उसी में आ जाती हैं। नेक्स्ट दूसरा है प्रकृति का दोहन। विकास का जो दूसरा प्रमुख लक्ष्य है वो है प्रकृति द्वारा प्रदान किए गए जो संसाधन हैं उनका सदुपयोग कह सकते हो, या तर्कसंगत तरीके से कह सकते हो, कैसे उसका उपयोग किया जाए। अब उसमें मैंने आपको बताया था कि भाई आने वाली पीढ़ी के लिए इस तरीके से मतलब एक योजनाबद्ध तरीके से उसका उपयोग किया जाना चाहिए जो प्रकृति के संसाधन हैं। ये नहीं कि उनको अंधाधुंध, जैसे मान लीजिए अगर किसी क्षेत्र में सड़क बनानी है या कॉलेज वगैरह बनाने हैं, उसमें ये नहीं कि भाई किसी ग्राउंड में यदि बहुत अधिक पेड़ है, पहले सारे पेड़ों को काटा जाए, फिर उसके वहाँ कॉलेज वगैरह बना जाए, उसमें फिर से पेड़ लगाए जाए, क्योंकि कॉलेज वगैरह में किसी भी क्षेत्र में पेड़ तो होते ही हैं। तो ना कि इस तरीके से उनकी बाउंड्री वगैरह की जाए कि पेड़ों की कटाई ना हो सके, उनसे बचा जाए, कम से कम कटाई हो, जो ज़रूरी हो उसी की कटाई हो सके। तो इस तरीके से प्रकृति का दोहन नहीं करना चाहिए। आ जाता है तीसरा पॉइंट कि रोजगार में आ जाता है कि रोजगार के अवसर प्रदान करना। जब लोगों के पास रोजगार होगा तो उनको कुछ ना कुछ इनकम भी होगी, और जब इनकम होगी तो उनका खुद स्वतः है या उनका जीवन का स्तर ऊंचा उठ जाएगा, उनका विकास होना आरंभ हो जाएगा। गरीबों की सहायता की जो गरीब है, मान लीजिए सभी को वो नहीं दे सकते रोज़गार वगैरह, या उनकी सहायता नहीं वो इस तरीके से नहीं कर सकते, तो क्या होता है कि कुछ गरीब भी संबंधित जो योजनाएं बनाई जाती हैं, जैसे आप अभी कृषि के क्षेत्र में प्रधानमंत्री किसान योजना है, इस तरीके से है उनको कि ये आपका जो राशन वगैरह मिलता है, अभी लॉकडाउन में आपका नवंबर तक का अनाउंस हो गया है कि नवंबर तक आपको जो राशन फ्री मिलेगा। तो इस तरीके से ये जो था, इनमें गरीबों की सहायता करने के लिए, विकास के लिए अन्य राज्य या अन्य सेवाएं बनाई जाती हैं, लेकिन वास्तविक विकास तभी होगा जब गरीबों का विकास हो पाएगा। क्योंकि अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि देश का जो आर्थिक स्थिति है, या कह सकते हो कि पैसे हैं जो देश के कुछ चुनिंदे लोगों के पास में होते हैं, गिने चुने लोगों के पास में होते हैं, और उससे आप देश का विकास नहीं नाप सकते, अंदाज़ा नहीं लगा सकते। क्योंकि अगर मान लीजिए देश की 20% जनसंख्या में आपको उनके पास बहुत अधिक पैसे हैं और 80% जनसंख्या के पास पैसे नहीं हैं, वो गरीबी का जीवन यापन कर रहे हैं, तो आप उस देश में चाहे वो सबसे वो हो अधिक पैसे हों, लेकिन उस देश को आप विकसित देश की लाइन में नहीं रख सकते या उसके लेवल पर नहीं रख सकते। तो गरीबों का विकास कहने का मतलब कि सभी का विकास होगा तभी आप विकसित हो सकते हैं, नहीं तो आप विकसित नहीं होंगे, अपना विकास नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट, ये गरीबों की सहायता भी होगा किस तरह की योजना। अब आ जाते हैं मॉडल कि जो विकास के मॉडल हैं किस किस तरीके से क्या काम होते हैं, क्या किया जाता है। पहले है समाजवादी मॉडल। समाजवादी मॉडल में जो होता है, साम्यवादी कह सकते हो, समाजवादी कह सकते हो, इसमें क्या होता है कि जो एक सरकार के अधीन होता है सारा काम, खुली प्रतियोगिता या मुक्त व्यापार वगैरह कैसे भी इनमें काम कर सकते हैं लोग। इसमें जो होता है उसको मैं बताता हूँ। विकास की जो पूंजीवादी होती है उसमें कि पूंजीवादी जो मॉडल है उसमें क्या होता है कि अर्थव्यवस्था का मॉडल भी कहा जाता है जो बाज़ार में होते हैं। यूरोप में अधिकतर देशों में संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा विकास के इस मॉडल को अपनाया गया है। जैसे मैंने आपसे शायद पहले आपके तो उसमें जिक्र नहीं हुआ 10th में, लेकिन आप पढ़ोगे आगे कि 2 देश इनमें जो आगे टक्कर वगैरह कैसे कोई प्रतिस्पर्धा हुई, अमेरिका और रूस। एक में रूस में साम्यवादी शासन था और अमेरिका में पूंजीवादी शासन था। तो इसमें किस तरीके से क्या क्या घटनाएं हुई, वो एक दूसरे के बिल्कुल विरोधी थे इस तरीके से। तो जो ये मॉडल है ये अमेरिका के विकास का मॉडल है, अमेरिका में पूंजीवादी विकास है कह सकते हो। अब इसका मॉडल का अर्थ क्या है? विकास का वह मॉडल जिसमें उत्पादन के साधन पर किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार हो अथवा आर्थिक क्षेत्र में राज्य का कोई हस्तक्षेप न हो। पूंजीवादी मॉडल में खुली प्रतियोगिता, मुक्त व्यापार और निजी संपत्ति को बढ़ावा दिया जाता है।
इसी को विकास का पूंजीवादी मॉडल कहा जाता है। विकास का यह मॉडल आधुनिकीकरण का पक्षधर है, आधुनिक अपनाने का है कि आधुनिकता में आप प्रवेश कर सकते हो, आधुनिक तरीकों को अपना सकते हो। ये है, इसमें अब आ जाता है कि क्या चीज़ें, विशेषताएं क्या हैं इस अर्थव्यवस्था की और किस तरीके से कार्य करेगा। तो इसमें पहला पॉइंट है कि जो विकास का यह मॉडल लोकतांत्रिक व्यवस्था का समर्थन करता है, जो पूंजीवादी बता रहा हूँ मैं आपको। और दूसरा है कि इस मॉडल का वस्तुओं का मूल्य नियंत्रण में रहता है कि मनमर्जी से किसी भी वस्तु का मूल्य आप नहीं कर सकते। और पूंजीवादी जो मॉडल का द्वारा विकास तेज गति से होता है। कुछ इसके नुकसान भी होते हैं। हर कोई भी कानून हो या कोई भी मॉडल हो, उसके जब बेनिफिट होते हैं तो उसके कह सकते हो साइड इफेक्ट भी होते हैं, हानियाँ भी, लाभ होते हैं तो हानियाँ भी होती हैं। तो इसी मॉडल द्वारा छोटे उद्योगों को बहुत नुकसान होता है, क्योंकि बड़े लोगों को उधर उनको विकास करते हैं। इसे जो लघु उद्योग या कुटीर उद्योग होते हैं उनका शोषण किया जाता है। सांस्कृतिक तथा राजनीतिक पतन होने का भी खतरा बना रहता है। तो ये था आपका समाजवादी मॉडल कह सकते हो, इसको पूंजीवादी भी मॉडल कह सकते हो, ये मॉडल। अब दूसरा आ जाता है आपका कि कल्याणकारी मॉडल, कि भाई विकास का कल्याणकारी मॉडल क्या होता है। तो कल्याणकारी मॉडल के जो उद्देश्य हैं, कार्य हैं, वो आपको बता रहा हूँ कि जो कल्याणकारी राज्य, एक आपको कल्याणकारी राज्य बताया होगा 10th में लगभग क्लास में कि कल्याणकारी राज्य क्या होता है। कल्याणकारी राज्य होता है कि जो केंद्र सरकार द्वारा लोगों के कल्याण के लिए जो योजनाएं चलाई जाती हैं उससे भी अधिक बढ़कर राज्य अपने लेवल पर भी उन लोगों का विकास, उन लोगों को सहायता करने के लिए राज्य बाध्य नहीं होता है, लेकिन वो कल्याणकारी राज्य के लिए कार्य करता है। तो वो कल्याणकारी राज्य कहलाता है जो अपने स्वतः ही लोगों की मदद करने की कोशिश करता है, उनकी सहायता करने की कोशिश करता है। अब आ जाता है कल्याणकारी राज्य वह तो जो अपने नागरिकों के लिए अधिक से अधिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और नागरिक सेवा प्रदान करता है। यही मैंने बताया अभी आपको कि जो अधिक से अधिक केंद्र सरकार से हटकर भी अपने राज्य के लोगों की जो सेवा करता है, आर्थिक सहायता करता है, राजनीति में उनको समान अवसर देते हैं, वो कल्याणकारी राज्य कहलाता है। अब कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा है, कह सकते हो विकास के कल्याणकारी राज्य का मॉडल लोकतांत्रिक दृष्टिकोण पर आधारित है। और इस तरीके का जो मॉडल होता है उसका उद्देश्य नागरिकों को सभी सुख सुविधाएं प्रदान करना होता है तथा व्यक्ति वगैरह जो होते हैं उनका अधिक से अधिक विकास, उत्तम विकास कह सकते हो, या अधिक से अधिक विकास करता है और उनकी इच्छा होती है करने की। यह मॉडल समाज में व्याप्त असमानताओं को समाप्त कर देते हैं। जो भेदभावपूर्ण प्रणाली हैं उनको ख़त्म हो जाते हैं। व्यक्तियों को जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं को प्रदान करता है। जो गरीबी BPL वगैरह कार्ड हैं उनमें जो इस तरीके के सारे सुख, कभी गरीब बच्चों को जो सरकारी स्कूल में जाते हैं उनको साइकिल वगैरह प्रोवाइड कराई जाती है कि भाई आने जाने में समस्या ना हो, और इस तरीके की कई योजनाएँ उनको बनी होती। अब कहा जाता है कि कल्याणकारी राज्य के प्रमुख कार्य या विशेषताएं इसमें कह सकते हो एक ही चीज़ होती हैं। तो इसमें जो है वो आता है कि लोगों के जीवन तथा संपत्ति की रक्षा करना कल्याणकारी राज्य का एक प्रमुख कार्य है। जीवन की रक्षा, कोई एक दूसरे को किसी को मार नहीं सकता है। नेक्स्ट, जैसे दूसरा आप ले के चल सकते हो कि भाई लोगों के सभी प्रकार के जो अधिकार हैं, मौलिक अधिकार हैं, उनकी रक्षा करना। मौलिक अधिकार में आपके लगभग सारे अधिकार आ जाते हैं उनके सब पार्ट में बन के। सभी लोगों के लिए शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाएं का प्रबंध करना। भाई स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं जो PHC वगैरह या उप स्वास्थ्य केंद्र जो छोटे खोले जाते हैं, आपके गांव में भी खुलते हैं या 2-3 गांवों को मिलाकर एक छोटा हॉस्पिटल खोल दिया जाता है, उसको PHC बोलते हैं, जहां MBBS डॉक्टर बैठते हैं। और जो सभी लोगों को समाज के अधिक से अधिक रोज़गार के अवसर उपलब्ध कराना। भाई लोगों में अधिक से अधिक रोज़गार मिले ताकि नागरिक अपनी ज़रूरतों के अनुसार अपनी ज़रूरतों को उनका पूरा कर सकें। जनसंचार वगैरह है या यातायात के साधन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट होते हैं, उनका संचार करना ताकि लोगों एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से, अगर रोज़गार मान लीजिए कहीं जॉब करते हैं तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से जा सकें। अगर किसी एक क्षेत्र में रोज़गार के अवसर उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं तो वो यातायात के साधन के माध्यम से दूसरे स्थान पर जाकर भी वहाँ जॉब कर सकता है। और जो वृद्ध वगैरह हैं, मतलब जो बूढ़े लोग हैं, जो अपाहिज हैं,
उन देश के नागरिकों की जो सुरक्षा प्रदान करना, उनको जैसे आर्थिक सहायता देना, या फिर उनको जो हैंडीकैप्ड वगैरह की अलग से जो वैकेंसी गवर्नमेंट जॉब के लिए निकाली जाती है उनमें उनको रोज़गार देना, इस तरीके के कई कार्य किए जाते हैं, कल्याणकारी मॉडल में शामिल हैं। नेक्स्ट आपका लेते हैं गांधीवादी मॉडल। गांधीवादी मॉडल में क्या होता है कि गांधीवादी मॉडल में ज़्यादातर जो गांधी के विचार थे, गांधी के जो विचार थे, कोई विकास के ये तरीके आपको अपनाने चाहिए, उनको शामिल किया गया है। विकास के गांधीवादी मॉडल महात्मा गांधी द्वारा विकास पर प्रकट किए गए विचारों का अध्ययन किया जाता है। गांधीवादी मॉडल के अनुसार व्यक्ति के भौतिक विकास भी जरूरी है, इसके साथ साथ विकास का यह मॉडल संस्कृति, कृषि या जैसे ग्रामीण क्षेत्र है उसका विकास करता है। तो इस आधार पर भी इनका किया जा सकता है। अब नेक्स्ट इसी में दूसरा पॉइंट है कि भाई गांधीवादी मॉडल के जो प्रमुख पक्ष हैं उनको किस आधार पर किया जाए, क्या किया जाए। तो वो ये है गांधीवादी विकास के भाई आर्थिक पक्ष मजबूत होना चाहिए लोगों का, सामाजिक पक्ष भी मजबूत होना चाहिए और राजनीतिक पक्ष। इन 3 चीज़ों के ऊपर गांधीवादी मॉडल में विशेष बल दिया गया है कि भाई ये लोगों के आर्थिक सहायता भी होनी चाहिए, सामाजिक सुरक्षा सहायता भी होनी चाहिए और राजनीति में भी उनकी हिस्सेदारी होनी चाहिए, तभी विकास हो सकता है। ये विकास के अलग अलग लोगों के कल्याणकारी हुआ, गांधीवादी हुआ, पूंजीवादी, अलग अलग उसका वो किया गया है कि भाई किस तरीके से क्या किया जाता है। तो ये मॉडल इसके थे आपके जो मैंने इसके बताए थे। वो सबसे पहले पूंजीवादी बताया था, वैसे मैंने इसमें नोट डाउन नहीं किया था, पर वो पूंजीवादी बताया था। समाजवादी का भी उससे रिलेटेड बताया था कि भाई जो विकास है समाजवादी का जो है वो पूंजीवादी मॉडल का विरोधी है। जैसे मैंने उसका बताया आपका अमेरिका का और रूस का एग्जांपल दिया था कि अमेरिका में पूंजीवादी मॉडल था और रूस में साम्यवादी था। साम्यवादी में जो होता है वो मैंने आपको बताया था कि भाई जैसे उसमें किसी व्यक्ति के हाथ में कुछ नहीं होता है, सारी शक्तियाँ केंद्र के हाथ में होती है और वो उनके केवल कह सकते हो कि भोजन कर सकते हैं या उनकी ज़रूरतें पूरी हो सकती हैं, इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती। साम्यवादी शासन में जो व्यक्ति अगर ये चाहता है कि भाई मैं गाड़ी खरीद लूँ या पैसे जोड़ के ज़मीन खरीद लूँ या बाइक खरीद लूँ, कुछ भी खरीदना जो भी जो है वो उसकी खुद की जो इच्छाएं हैं वो पूरी नहीं हो सकती। जो आपको मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो आपको मिल जाती हैं, वो सरकार द्वारा। आप कार्य करते हैं, कार्य करने के बदले में आपको रहने के लिए मकान, खाने के लिए भोजन और पहनने के लिए कपड़े मिल जाएंगे। इससे ज़्यादा आपकी कोई इच्छाएं पूर्ति नहीं हो सकती साम्यवादी या समाजवादी मॉडल में। और मैंने एक पूंजीवादी बताया था, उसमें व्यक्ति स्वतंत्र होता है। जैसे अब ये भारत में है, ये खुली अर्थव्यवस्था है, ये कह सकते हो कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, इसमें दोनों में है। भारत में तो ये जो नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका आएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला, वो लागू है कि इसमें कुछ सरकारी उद्योग भी हैं, सरकारी संस्थाएँ भी हैं, कुछ प्राइवेट भी हैं, जबकि कुछ में दोनों के शेयर भी हैं। कुछ 50% गवर्नमेंट है, 50% प्राइवेट है। तो इस तरीके से भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल लागू है। अलग अलग देशों का था। साम्यवादी का इसका बताया था। उसमें साम्यवादी जो है उसमें तानाशाही का लगभग कह सकते हो कि तानाशाही का रूप देखने को मिलता है। सरकार तानाशाही का रूप धारण कर लेती है, लोगों को कुछ स्वतंत्रताएं नहीं होती है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का तो आपको बता ही दिया कि भाई जब कुछ % लोगों के हाथ में, कुछ सरकार के हाथ में हों, या फिर दोनों के मिक्स हों, या दोनों के अलग अलग हों, तो इस तरीके की जो सम्मिलित अर्थव्यवस्था होती है उसको मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं तथा इसमें विकास अच्छे से हो पाता है और तानाशाही का खतरा भी नहीं रहता है। अब लास्ट पॉइंट आपका बचा है कि धारणीय विकास या सतत पोषणीय विकास का अर्थ क्या होता है। धारणीय विकास या सतत पोषण का विकास का अर्थ होता है कि जो धारणीय विकास उस प्रक्रिया में कहा जाता है कि जो भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं को हानि पहुंचाए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करती है अथवा पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए किया जाने वाला विकास धारणीय विकास कहलाता है। ये कि भाई मैंने एग्जांपल दिया था वो कि भाई एक पानी को बिल्कुल ही ख़त्म ना करें और इससे आने वाली पीढ़ी को खतरा हो जाएगा। तो पानी का यूज करो, लेकिन इस तरीके से करो कि आने वाली पीढ़ी को भी उसमें प्रॉब्लम ना हो, पानी के लिए कोई समस्या ना हो। और एक जो लगातार विकास होता धीरे धीरे जो विकास होता रहता है लेकिन कंटिन्यू होता रहता है, उसको भी आप सतत पोषणीय विकास कह सकते हो।
तो ये आपका फर्स्ट बुक का लास्ट लेसन कंप्लीट हो चुका है। इनके आपको ज़्यादा रिटर्न वर्क नहीं दिया जाता है, 2-2 पेज दिए जाते हैं, उनको कंटिन्यू करते रहें क्योंकि अब आपके समय कम बचेगा आपका। जैसे स्कूल खोलते हैं तो उसके बाद ये बाकी के बचे हुए लेसन कंप्लीट करवाने के बाद रिवीजन पे अधिक ध्यान दिया जाएगा और रिटर्न वर्क सबसे ज़रूरी है। धन्यवाद।